हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे और सीधे हम लोग चलेंगे टॉपिक पर। ठीक है, इसके पहले जो है हम लोगों ने बिंदुसार को कवर कर लिया है और हम लोग यहाँ से जो है अशोक को हम लोगों को पढ़ना है। और अशोक से जो रिलेटेड जो हमारे प्रीलिम्स में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उन चीज़ों को जो है उन पॉइंट को हम लोग देखेंगे और उसको रिविजन करेंगे। ठीक है, अगर आप देखिए, अगर कहीं और से जो है क्लास कर रहे होंगे तो आप इसे रिवीजन के तौर पर एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपके जो एक दो क्वेश्चन जो रह जाते हैं, जो किसी जो है आपको लगता है कि ये जो हमारे सिलेबस में पढ़ाया नहीं गया, तो सारे क्वेश्चन भी जो है यहाँ पर लिए गए हैं एनसीईआरटी से, और भी जो एडिशनल जो बुक होती हैं वहाँ से जो है कंटेंट लिया गया है और आपको जो है बहुत बेहतर अनुभव होगा। आप इसको देकर जाएंगे एग्जाम देने। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको आप इंजॉय करिए। तो हम लोग कल बिंदुसार तक पढ़ चुके थे, तो बिंदुसार के बाद जो है हम लोग अशोक पढ़ेंगे। अब अशोक का जो है टाइम पीरियड क्या रहा है, तो अशोक का जो टाइम पीरियड है वो 273 बीसी से 232 बीसी तक। ठीक है ना। तो अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का जो है एक तरह से आप कहेंगे तो एक महत्वाकांक्षी शासक जो है एक अशोक रहा है। अशोक जो है अपना साम्राज्य विस्तार किया और जो है बेहतर जो है एक धम्म नीति का जो है उसने पालन किया और अपने जनता में जो है एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की। और एक जो है आज की तरह जो हम लोग की जो आज की जो है आधुनिक व्यवस्थाएं हैं जो हम लोग आज लागू करते हैं, वह जो है अशोक के समय देखने को मिलता है। अशोक को जो है द ग्रेट अशोका भी कहा गया है। तो इन्हीं कारणों के कारण, क्योंकि अशोक क्या था, तो अशोक जो है एक दूरदृष्टि वाला व्यक्ति था, एक मतलब दूरदृष्टि वाला व्यक्तित्व था। ठीक है, जिसको जो है दूर की जो एक कल्पना थी उसको, जैसे कि हम लोग क्या है कि आज जैसे कि हम लोग पास आर्टिकल जो है जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर है, तो अशोक ने भी इसका जो है बखूबी से पालन किया और इसको समझा कि जो है धर्म जो है जैसे कि एक सर्वधर्म संभाव जो माना जाता है, तो अशोक से ही लिया गया है। ठीक है, तो अशोक जो है बहुत एक महत्वाकांक्षी शासक था जिसने जो है दूरदृष्टि को समझा और एक तरह से अपना राज्य जो है विस्तार किया और जनता के लिए जो बहुत बेहतर रहा है। ठीक है, तो इससे जुड़ी जो भी बातें हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। केवल बौद्ध ग्रंथ के दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब बौद्ध ग्रंथ क्या कहता है, बौद्ध ग्रंथ यह कहता है कि अशोक जो था, और बौद्ध ग्रंथ में कौन, तो दीपवंश और महावंश, ये दोनों एक ग्रंथ है, मतलब उन ग्रंथ में लिखा हुआ मिला है कि अशोक जो है अपने गद्दी पर जब बैठा तो उसने वो कब बैठा, तो जो है 99 भाइयों की हत्या करके। लेकिन इसके बाद जो है जब इतिहासकार जो है इसको बहुत गहन अध्ययन किए हैं, तो क्या निकला है कि कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या नहीं की थी। ठीक है, इसने किसकी हत्या की थी, बल्कि केवल एक भाई की हत्या की थी। ठीक है, यानी उत्तराधिकार का जो युद्ध है ना वो अशोक के समय हुआ है। ठीक है, यानी बिंदुसार के मर जाने के बाद जो है इन जो अशोक के और जो भाई रहे हैं, तो उनमें जो है उत्तराधिकार को लेकर, गद्दी को लेकर युद्ध हुआ है। तो उसमें युद्ध किससे हुआ है, एक ही भाई से हुआ है। और उसने क्या किया है, उसी भाई को जो है उसी भाई की हत्या किया है जिसका नाम ही क्या था, 99 था। ठीक है, ये इतिहासकारों का मानना है, भारतीय इतिहासकारों का। तो इन लोग का मानना है कि अशोक ने जो है 99 नाम की भाई का जो है हत्या की थी, इसलिए जो है यह मतलब जो है 99 की भाइयों की हत्या की जो है स्टोरी चलती है। तो शायद यहाँ से जो है इतिहासकारों के हिसाब से जो यह झूठ है कि उसने 99 भाइयों की हत्या की थी, उसने 99 नामक भाई की हत्या की थी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अशोक के विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत उसके अभिलेख हैं। ठीक है, जो उसके साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों राजमार्गों के किनारे स्थापित किए गए हैं। अब अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख आपको पता होना चाहिए कि अभिलेख जो है, मैंने इसके पहले कई बार बता चुका हूँ कि अभिलेख जो है एक तरह से ऐसे मान लीजिए जैसे कि शिलान्यास नहीं होता है, जैसे कि आज नरेंद्र मोदी जो है जैसे कि किसी पुल का निर्माण करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि प्रधानमंत्री ऊपर नरेंद्र मोदी, फिर नीचे योगी जी का नाम, यूपी में है आप तो, नहीं तो आप अदर स्टेट में हैं तो आपके मुख्यमंत्री का नाम लिखा होगा, और बाकी जो भी उन लोगों ने जो कार्य किया है, स्थापना वर्ष है, वो सब लिखा होगा, और जो कुछ बातें लिखी होंगी। उसी तरह क्या है ना कि अशोक भी अभिलेख लिखवाता था। ठीक है, और उस अभिलेख में क्या रखता था कि अभिलेख जो है
जो अशोक जो है इन अभिलेखों में जो है अपने राज्य से संबंधित जो नियम और जो कानून है उसे जो है अभिलेखों में लिखवा कर लगवाता था, जिससे क्या है कि जनता उसे देखकर उसका पालन करती थी और ये जनता में सूचना पहुंचाने का एक माध्यम था। ठीक है, तो ये जो मिले हैं और इसमें जो अशोक ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। अशोक ने इसमें जो है कई सारे अशोक की जो कहानियाँ भी मिलती हैं। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अशोक ने जो है अशोक की जो एक कहानी है, जब वो कलिंग पर जब युद्ध किया था, जिसमें कलिंग में जब युद्ध करके जब उसने उसके बाद जब वो बौद्ध धर्म जब अपनाता है, ठीक है, तो उसमें क्या मिला उसने, मतलब उस अभिलेख में अशोक ने लिखा है कि जब मतलब उसने 1 लाख लगभग जो है लोगों को जब उस वहाँ पर जो उसमें मृत्यु हुई जो कलिंग की युद्ध में, तो उसमें जो 1 लाख लोग मरे थे और उसके जो सगे संबंधियों मरे थे, इससे जो है मतलब अशोक को बहुत दुख हुआ। इसके बाद उसने जो है एक धम्म लिखा, धम्म नीति बनाई और उस जो है धम्म नीति को अभिलेख में लिखवाया और बताया कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ है वह भी क्या करेगी, युद्ध नहीं करेगी। ठीक है ना, और युद्ध के बजाय वो क्या करेगी कि वो ऐसा काम करेगी कि लोगों के जो है दिल पर राज करे। ठीक है, न कि उनकी जो है उनको डरा कर और जोर जबरदस्ती करके ऐसे शासन करके। ठीक है, उसने दिल पर राज करने की बात कही है उन धम्म में, और उसी धम्म के माध्यम से कहाँ पर लिखा है, अभिलेखों में। तो इस तरह से जो है बहुत सारे उसने अभिलेख लिखे हैं, अपने नियम कानून लिखे हैं, अपने राज्य के बारे में लिखी है, अपनी कुछ प्रशंसाएं भी की है। तो ये सब भी चीज़ें हैं, तो ये आपको जो यहाँ से समझने की आवश्यकता है। वास्तव में यह अभिलेख उसकी राजज्ञा थी। ठीक है, राजज्ञा मतलब एक राजा की एक जो है राजा की अपने प्रशासन में अपने जो क्षेत्र में कुछ नियमावलियाँ भी होती हैं, तो उनमें जो क्या है वो आज्ञा जो देता था, उस आज्ञा को अभिलेख में लिखकर उसको लगाया जाता था। ठीक है, इसने अभिलेख लिखने की प्रथा ईरानी जो शासक है ना, ठीक है, क्या नाम है, डेरियस से प्रभावित होकर प्रारंभ किया था। अब एग्जाम में पूछे कि जो है अशोक ने जो है अभिलेख जो है लिखवाने का, ठीक है, अभिलेख लिखवाने का जो परंपरा कहाँ से जो है प्राप्त किया था, कहाँ से लिया था, तो ईरानी शासन, आप ये भी कह सकते हैं ईरानी शासन से या डेरियस से प्रभावित होकर। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अशोक के अभिलेख जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और अशोक के अभिलेख जो है कई प्रकार के होते हैं, तो उन सब चीज़ों को देखेंगे। इसमें क्या है कि 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। एक शिलालेख है, एक स्तंभ लेख है और गुहा लेख है। शिलालेख में भी 2 पार्ट हैं, एक बृहद शिलालेख है और एक लघु शिलालेख है। इन सबको जो है हम लोग यहाँ से पॉइंट में देखेंगे। ठीक है, अब बृहद शिलालेख क्या है, इस पर जो है 14 बातें अंकित हैं तथा 8 स्थानों से प्राप्त है। यह भारत में बृहद शिलालेख एग्जामिनर पूछे कि जो है कहाँ से प्राप्त है, कितने स्थानों से प्राप्त है, तो बृहद शिलालेख जो है भारत के 8 स्थानों से प्राप्त है। और बृहद शिलालेखों में कितनी बातें लिखी गई हैं, तो 14 बातें जो इसमें अंकित हैं। ठीक है, अब लघु शिलालेख में अगर पूछे एग्जामिनर, तो इनमें जो है अशोक के व्यक्तिगत जानकारियां प्राप्त होती हैं, यानी इसके व्यक्तिगत जीवन की जो है कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है ना, आप यहाँ से जो इसके अंतर को समझेंगे और इसको नोट करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए जो है आने वाले जो एग्जाम हो रहे हैं ना, जिस तरह जो इसका व्यू हो रहा है एग्जाम का, तो उसके लिए आपको ये बहुत बेहतर है। ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेख क्या है, तो इसकी संख्या 6 है। ठीक है, मतलब 6 जो है स्तंभ लेख मिली हैं तथा इस पर 7 बातें अंकित हैं। स्तंभ लेख पर कितनी बातें अंकित हैं, तो 7 बातें। जैसे हम लोगों ने इसके पहले देखा कि जो बृहद शिलालेख है, जो बहुत बड़े बड़े जो शिलालेख हैं उनमें 14 बातें हैं, और जो स्तंभ लेख है उसमें क्या है, 7 बातें हैं, और जो लघु शिलालेख है उसमें क्या है, तो उसमें जो है अशोक के व्यक्तिगत जो है जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे गुहालेख। तो जो है 3 गुहालेख प्राप्त हुआ है। अब इसका नाम भी आप देख सकते हैं, एक जो है सुदामा है, इसे सुदामा गुफा कहा गया है। आप यहाँ से इसका फिगर देख सकते हैं। कर्ण चौपड़ गुफा देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये कर्ण चौपड़ गुफा है। आपको अगर मौका मिले घूमने का तो आप जाइएगा, देखिएगा। और हम लोग जो है आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, इन सारी बातों को जो एक बार और हम लोग को जो है दोहराने की जरूरत है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ से विश्व झोपड़ा गुफा। ठीक है, अब एग्जाम में क्या है ना कि जो बृहद शिलालेख हैं जो अशोक के, वह एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बृहद शिलालेख की जो प्राप्ति कितनी है, तो 8 शिलालेख प्राप्त हुए थे। तो
इन 8 शिलालेखों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला जो अभिलेख है क्या है, कहाँ प्राप्त हुआ है अशोक का, तो गुजरात से प्राप्त हुआ है। इसका नाम क्या है, इसे जूनागढ़ का अभिलेख कहते हैं, इसे काठियावाड़ का भी अभिलेख कहते हैं, या इसे गिरनार का भी आप अभिलेख कहेंगे। ठीक है, एग्जाम में इसके 3 नाम से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। दूसरा है हम लोग का महाराष्ट्र में मिला है। ये जो है बृहद शिलालेख की बात हो रही है, महाराष्ट्र में मिला है, तो वो कौन सा है, सोपारा है। सोपारा क्या है, सोपारा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख, तो बृहद अभिलेख। हम लोग तीसरे में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से क्या मिला है, तो एराईगुड़ी जो है अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। आपको जो यहाँ से मैचिंग क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, तो आप उसे भी याद रखेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, चौथा और 5वां अभिलेख का क्या नाम है, तो एक धौली अभिलेख है और दूसरा क्या है, जौगढ़ अभिलेख है। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उड़ीसा से। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, और हम लोग 6वां देखें, 6वां जो अभिलेख है अशोक के, वो देहरादून से प्राप्त हुआ है और इसका नाम क्या है, तो कलसी अभिलेख। ठीक है, और 7वां अभिलेख आप देख सकते हैं यहाँ पर, पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। ये दिखाई दे रहा है आपको, पाकिस्तान। यहाँ पर शाहबाजगढ़ी मिला है। और 7वां में आप 8वां में देख सकते हैं मानसेहरा अभिलेख। तो मानसेहरा और अभिलेख और शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो है इंडिया के बाहर हैं। ठीक है, तो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो एग्जामिनर आपको जो है ऐसे कंफ्यूज करने के लिए भी दे देते हैं, तो आप इन चीज़ों को नोट करके अच्छे से आप एक बार जो है रिवाइज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है इन शिलालेखों के बारे में। धौली एवं जौगढ़ अभिलेख पर पंक्ति 11, 12, 13 का उल्लेख नहीं है, इसे पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहते हैं। इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। अशोक के अभिलेखों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए, जो अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, इससे जो जुड़े जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। इसके अभिलेखों को जो है 1837 में पहली बार पढ़ने का कार्य किसने किया था, तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है। दिल्ली टोपरा लघु शिलालेख को पहली बार प्रिंसेप ने पढ़ा था, जबकि दिल्ली मेरठ लघु जो शिलालेख है उसे पहली बार खोजा गया था। पहली बार खोजा गया जो लघु शिलालेख कौन सी है, तो दिल्ली मेरठ लघु शिलालेख है। ठीक है ना। अशोक के दिल्ली टोपरा तथा दिल्ली मेरठ शिलालेख को पहली बार असफल पढ़वाने का प्रयास जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यानी पहली बार जो है इसको पढ़वाने का प्रयास किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन ये क्या रहा, असफल रहा, इसे पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए इसका भी नाम है यहाँ पर, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी, तो प्राकृत है, जो है प्राकृतिक है, यानी प्राकृत भाषा है। ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों को आप याद रखेंगे और आप इसे रिवीजन करते रहेंगे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत शेरकोहना अभिलेख द्विभाषीय अभिलेख है। जो पश्चिमोत्तर जो सीमा प्राप्त जो प्रांत है, जो शेरकोहना जो अभिलेख है वो द्विभाषीय अभिलेख है। यानी कौन सा अभिलेख जो है द्विभाषी में लिखा गया है और कहाँ से प्राप्त है, तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। ठीक है, ये कहाँ प्राप्त हुआ है, तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर। ठीक है ना। एग्जामिनर पूछे कि कौन सा अभिलेख जो है दो भाषाएं में लिखी गई है, यानी द्विभाषा में लिखी गई है, तो शेरकोहना अभिलेख में जो है द्विभाषा का प्रयोग किया गया है। अशोक के अभिलेखों का लेखक चापड़ को माना जाता है। चापड़ को जो है इसका अभिलेख को जो है माना जाता है। इसके अभिलेखों पर लिपियों में लिखित है। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में पूछे कि जो अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें कितनी लिपियां मिली हैं, तो जो है 4 लिपियां मिली हैं। पहली लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि है। दूसरी जो है खरोष्ठी लिपि है, और अरमाइक लिपि है, और यूनानी लिपि, या इसे आप ग्रीक लिपि जो है ग्रीक लिपि भी कह सकते हैं। अशोक के सबसे अधिक अभिलेख दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदयगोलम अभिलेख में इसका व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख है, जबकि बाकी अभिलेखों में इसे देवनाम प्रियदर्शनी लिखा गया है। ये आप इसे नोट करके याद रखेंगे। ठीक है, कि जो है जो मास्की
और जो गुर्जरा, जो नेतुर, उदय, गोलम जो अभिलेख है, इसमें जो अशोक का नाम क्या है, तो अशोक नाम मिला है। लेकिन जो बाकी जगह जो अभिलेख मिले हैं उसमें इनका नाम क्या मिला है, तो देव नाम, प्रियदर्शनी, ठीक है ना। अशोक के स्तंभ जो लेख हैं चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित हैं तथा इस पर 7 बातें और शीर्ष पर पशु आकृतियां अंकित हैं, जैसे वृषभ, हाथी, अश्व, सिंह। इसको हम आपको जो है फिगर में दिखा देते हैं। ये जो है अशोक का पूरा जो है आप देख सकते हैं, ये स्तंभ लेख है, इस पर 7 बातें लिखी गई हैं। एग्जाम में पूछे कि जो है अशोक के स्तंभ लेख में कितनी बातें लिखी गई हैं, तो 7 बातें लिखी गई हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो है जो अशोक का जो स्तंभ है, ये हम लोग का भारत का जो प्रतीक चिन्ह है, आपको पता है, हमारे सिक्के पर, रुपये पर आपको देखने को मिलता है। और ये जो है अशोक चक्र है, आप पीछे देख सकते हैं 3 शेर बने हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में मोदी जी ने क्या किया आपको पता है, तो इन जो शेर जो बने हैं ना 3 ठे, इनका जो है जो मुंह जो बना हुआ है इसे आक्रामक किया गया है, ठीक है। यानी भारत अब कैसा रहा, अब भारत अब ये संदेश दे रहा है कि भारत जो है अब आक्रामक नीति जो है लाएगा। यानी जो है भारत क्या है, आक्रामक हो गया। इन शेर का जबड़ा ऐसे दिखाना क्या है कि वह आक्रामक हो गया, वो गुस्सैल हो गया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है वह दिखा रहा है, ठीक है ना। तो मोदी जी ने अभी हाल ही में इसका शिलान्यास किया था, तो आप इसे देखेंगे। और इसमें जो है पशुओं की आकृति बनी हुई है, मैंने आपको पिछले में अभी बताया लिखकर, जो है हाथी, आपको हाथी इसमें देखने को मिलेगा, वृषभ यानी बैल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और आपको शेर तो आपको देखने को ही मिल रहा है पहले ही, और एक उल्टा कमल की आकृति आपको देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है उल्टा आकृति कमल का, ये, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों को देखेंगे और उसको नोट करके जो है आप समझेंगे। तो ये पूरा जो है कहाँ से लिया गया है, तो मिर्ज़ापुर के जो है जो चुनार है वहाँ से इसको लिया गया है, चुनार के पत्थरों से लिया गया है। सारनाथ के जो सिंह जो स्तंभ को भारत सरकार ने अपना राष्ट्रीय चिन्ह भी बनाया है, ये तो सबको पता होगा। और आप जो है सारनाथ से जो है अगर आसपास रहते हैं तो आप आइए और बौद्ध से जुड़ी हुई और अशोक से जुड़ी हुई जो है जो घटनाएं जीवन की आप आकर यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और आप जो है हिस्ट्री को अगर थोड़ा भी आपको इंटरेस्ट हो तो आप जरूर आइए, देखिए, मौका मिले तो हमसे मिलिए। अशोक की भाब्रू विराट अभिलेख जो राजस्थान से प्राप्त है, इसके बौद्ध होने का प्रमाण देता है। अब एग्जाम में पूछे कि जो है अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो भाब्रू विराट अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ये कहाँ मिला है, तो राजस्थान में मिला है, ठीक है। इसके बौद्ध होने का प्रमाण देता है क्योंकि इसी में इसने बौद्ध धर्म एवं संघ की बात कही है। अशोक ने यहाँ पर किसकी बात की है, तो बौद्ध धर्म की बात की है और संघ की, ठीक है ना। आप इस चीज़ों को देखेंगे। और इसको जो आपको बहुत बेसिक चीज़ से अगर आपको देखना है तो आप एनसीईआरटी क्लास देखिए मॉर्निंग में, अशोक के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई है और पूरा डिटेल में उसके जीवन, क्योंकि अब 6 क्लास 7 क्लास का आप देखेंगे तो वहाँ पर बेसिक ही बताई जाएगी, ठीक है ना। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। इसमें इसकी पत्नी कारुवकी का उल्लेख है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो हमको नहीं लग रहा है कैसे पूछेंगे, पर आप इसे भी देख लेंगे 1-2 बार, ठीक है। अशोक की जो रूमिन देवी अभिलेख है वो अर्थव्यवस्था से संबंधित अभिलेख है, क्योंकि इसने जो यहाँ टैक्स है ना वो 1/4 से हटाकर 1/6 कर दिया था, सॉरी 1/8 कर दिया था। कितना किया था, 1/8। यानी अशोक द्वारा जो रूमिन देवी जो अभिलेख है जो प्राप्त हुआ है, तो इसमें किसका जिक्र किया गया है, तो अर्थव्यवस्था का जो है जिक्र किया गया है, क्योंकि इसमें इसने क्या किया है, तो जो टैक्स है ना, टैक्स को 1/4 से हटा दिया है और कितना कर दिया है, 1/8। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। यानी बौद्ध ग्रंथ क्या कहते हैं, बौद्ध परंपराएं क्या कहते हैं कि जो अशोक था ना उसने क्या किया था, उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, ठीक है। अब यहाँ से हम जो है अशोक की जुड़ी जो छोटी छोटी जो बातें हैं हम उसको भी देख लेंगे। इसको जितना जल्दी हो सके जो हम लोग अशोक को खत्म करें, ठीक है। इसके सामाजिक जीवन को पढ़ें और हम लोग जो है मौर्य से मौर्योत्तर काल में हैं और देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में जो है कितने शासक रहे हैं, क्या क्या किए हैं, ठीक है।
कई बार आप यूपी के एग्जाम देते हैं तो उसमें जो है छोटी छोटी बातें भी पूछी जाती हैं। तो इसमें अशोक की माँ का जो है अभिलेखों में नाम क्या मिला है? ठीक है, तो सुभद्राणी मिला है। अगर एग्जामिनर पूछे कि अशोक की माँ का अभिलेखों में नाम क्या मिला है, तो सुभद्राणी मिला है। लेकिन बौद्ध ग्रंथ में क्या नाम है? तो धर्मा। ठीक है ना, दोनों बात को आप याद रखेंगे। अब अशोक की पत्नी की बात में देख लें। अशोक की पत्नी महादेवी अशोक की प्रथम पत्नी थी। अशोक की प्रथम पत्नी कौन थी? तो महादेवी। कारुवाकी जो अभिलेख मिला था हम लोगों को, तो जो कारुवाकी जो नामक जो पत्नी का उल्लेख सर्वाधिक बार अभिलेखों में मिला है। एग्जामिनर पूछे आपसे कि सर्वाधिक बार जो है किस पत्नी का जो है अभिलेखों में जिक्र हुआ है, तो कारुवाकी का। ठीक है, और प्रथम पत्नी महादेवी। ठीक है ना, तो यहां से हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, अब कुछ नोट देख लेते हैं। अशोक के पुत्र में महेंद्र, तीवर, कुणाल तथा जलोक का नाम मिलता है। अब अशोक के जो है पुत्र में किसका नाम मिलता है? तो महेंद्र का, तीवर का और कुणाल का तथा जालोक का नाम मिलता है। अशोक की पुत्री संघमित्रा तथा चारुमती का नाम भी उल्लेखित है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर अधिकार किया था। किसके अनुसार? तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। इसको मैंने आपको पहले ही बताया। अशोक का जो राज्याभिषेक जो है 269 BC में हुआ था तथा इसने राधा गुप्त को अपना पीएम नियुक्त किया था। ठीक है, इसने अपना पीएम नियुक्त किसे किया? तो राधा गुप्त को। अब अशोक के हम लोग जो है विजय अभियान के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसको जो है विजय अभियान को हम लोग आज रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो यहाँ से विजय अभियान से पढ़ेंगे। और जो है इसके बाद जो है अशोक का जो है यहीं से खत्म हो जाएगी कहानी। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है ना, तो अशोक का विजय अभियान हम लोग कल देखेंगे, कैसे जो अशोक ने अपना विजय किया है, साम्राज्य विस्तार किया है, तो उन चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है, आज क्लास में इतना ही। एनसीईआरटी क्लास आप मॉर्निंग में करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, कोई आपको कहीं कमी दिखती है तो आप प्लीज़ बताइए, जितना से जितना हो सके जो आपको सुविधा देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है।